नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 अक्टूबर सन 2025। आज भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा, जो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है, साथ ही रक्षा सूत्र भी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से भाई दूज के इस पावन त्योहार पर हार्दिक बधाइयां। सबसे पहले आज की सुर्खियां। PM किसान योजना के चाहिए 6,000 रुपए तो फटाफट बनवाएं फार्मर रजिस्ट्री, मिलेंगे ढेरों फायदे, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के मिड डे मील कुक मायूस 2 महीने से रुकी है सैलरी। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट, पिता का दावा, CBI ने बताया ये सुसाइड नहीं मर्डर, एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम सबूत। किसानों के लिए अच्छी खबर, मंडी में कई फसलों के दामों में आए उछाल, जानिए सरसों, कपास, ग्वार, जौ और धान के ताजा भाव। हरियाणा महिला आयोग का फरमान, अब जिम में रखनी होगी महिला ट्रेनर, अमल नहीं करने पर होगी कार्रवाई। त्योहारी सीजन पर कोटा हिसार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करे टाइमिंग व स्टॉपेज। हरियाणा DGP बोले पुलिस अधिकारी अपना टेबल छोटा करें, कहा चेयर पर तौलिया न हो, जो पब्लिक डीलिंग नहीं जानते उन्हें थाने चौकी से हटाएं। सरकारी नौकरी अपडेट, SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई। हरियाणा के नूंह में 3 दिवसीय तबलीगी जलसा 25 अक्टूबर से शुरू, कार्यक्रम में लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे शामिल। नारनौल सिविल अस्पताल को मिली नई अल्ट्रासाउंड मशीन, स्वास्थ्य मंत्री बोली अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, जल्द होगी शुरू। हरियाणा में शोध अनुसंधान करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, हर प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। भिवानी में लेक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंधु बोले ट्रांसफर के नाम पर पिछले 3 वर्षों से अध्यापकों का मानसिक शोषण कर रही है सरकार। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मानद सम्मान। ASI संदीप लाठर केस की जांच करेगी SIT, DSP दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित। हरियाणा के इस जिले में बनेगी फिल्म सिटी, जानिए इसमें क्या क्या होगा खास, बताएंगे पूरी अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक, पहली बार 40 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की रहेगी धूम। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए तो वहीं आज केदारनाथ और यमुनोत्री के होंगे, तो वहीं 25 नवंबर को बद्रीनाथ के द्वार बंद होंगे। और सऊदी अरब पहुंचने वाले मजदूरों का पासपोर्ट जमा नहीं होगा, सरकार ने 70 साल बाद कफाला सिस्टम बंद किया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अक्टूबर माह के शुरुआत में आई ठंड अब कम हो गई है। माह की शुरुआत में हुई बारिश के बाद प्रदेश में हल्की ठंड हो गई थी, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, मगर अब फिर से बढ़ गया है। वहीं दीपावली के बाद प्रदूषण भी फैल गया है, जिससे कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है। अब 29 अक्टूबर से फिर से बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद प्रदूषण कम होगा। हालांकि मौसम के जानकारों का मानना है कि इसका असर 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में 27 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील यानी शुष्क बना रहेगा। इस दौरान प्रदूषण में राहत मिलेगी। तो वहीं 29 अक्टूबर को उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा। इससे हरियाणा, NCR और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार की संभावना जताई गई है। भिवानी की 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। हरियाणा पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की जांच के बाद अब यह केस हत्या की ओर बढ़ रहा है। मनीषा के पिता संजय कुमार ने दावा किया है कि CBI के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये हत्या है। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि हत्या किसने की और इसका मकसद क्या था। बातचीत में संजय ने बताया कि CBI टीम ने उन्हें यह भी बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में मनीषा के शव का पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट एक बड़ा सबूत है। हालांकि मनीषा के पिता के इन दावों पर CBI की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं आई है। अभी तक जांच में CBI की ओर से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और मीडिया से भी दूरी बनाए हुए है। 11 अगस्त को लापता हुई ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में मिला था। तभी से यह मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि CBI की जांच खुलासे के लगभग नजदीक पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही खुलासा करेंगे, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं। हमारे परिवार से व आसपास के गवाह
गवाहों से अच्छी तरीके से पूछताछ की गई है। संजय ने बताया कि दिल्ली एम्स की रिपोर्ट भी सीबीआई के पास आ गई है। उन्होंने अभी यही बताया है कि लड़की का मर्डर हुआ है, उसे जहर नहीं दिया गया। संजय कुमार ने कहा कि सीबीआई के शक की सुई अभी भी नर्सिंग कॉलेज के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी लिहाज से जांच भी चल रही है। मनीषा का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है, वहीं सीबीआई को मनीषा की कॉल डिटेल तक नहीं मिली है। संजय ने आरोप लगाया कि मनीषा की हत्या में राजनीतिक हाथ है, क्योंकि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के इस तरह मामले को मोड़ा नहीं जा सकता और न ही पूरे प्रशासन को अपने दबाव में लिया जा सकता है। हरियाणा महिला आयोग ने प्रदेश के सभी जिम संचालकों को अपने जिम में महिला ट्रेनर रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया स्वयं प्रदेश का दौरा कर जिमों का निरीक्षण करेंगी तथा नियमों का पालन नहीं करने वाले जिम संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों पर महिला आयोग का खासा फोकस रहेगा। आयोग ने इसके साथ ही कैब में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने का भी निर्णय लिया है, ताकि महिलाएं सुरक्षित कार्यस्थल तक व घर पर आ सकें। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बुधवार को पंचकुला में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा महिला आयोग ने यूपी महिला आयोग की पहल को देखते हुए ये निर्णय लिया है। जिस प्रकार से यूपी महिला आयोग ने यह लागू किया है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में महिलाएं व युवतियां भी जिम व फिटनेस सेंटरों में जाती हैं, अब छोटे शहरों में भी यह देखने को मिल रहा है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग की पहली प्राथमिकता है। हरियाणा में यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में शोध अनुसंधान करने वाले स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य के महाविद्यालय हो या सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय और निजी महाविद्यालय, प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को शोध व अनुसंधान के लिए स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए प्रति प्रोजेक्ट और शिक्षकों को प्रति प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए की अनुदान राशि मुहैया करवाने का काम करेगी। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ रुपए का राज्य अनुसंधान कोष बनाया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से फंड के उपयोग को लेकर राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार 20 करोड़ रुपए की धनराशि में से 17 करोड़ रुपए शिक्षकों के लिए और 2 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हैं, जबकि 1 करोड़ रुपए की राशि प्रशासनिक और निगरानी लागत के रूप में खर्च की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन केवल एक समर्पित ऑनलाइन माध्यम से यानी पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें 3 हार्ड कॉपी जमा करवानी होंगी। इस संबंध में एक स्थायी समिति का गठन भी किया जाएगा, जिसमें जरूरत के हिसाब से विषय आधारित विशेषज्ञों को जगह दी जाएगी। जो भी युवा दिल्ली पुलिस में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिल्ली पुलिस में 7,565 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 22 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके थे। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 21 अक्टूबर 2025 तय की गई थी। जो भी युवा इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते थे मगर समय पर आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को अब बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 होगी। अब युवा 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 की रात 11 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। जो उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक आवेदन करने से चूक गए थे वे अब ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील खिलाने वाले लगभग 28,400 कुक आर्थिक तंगी से परेशान हैं। यही नहीं, स्कूलों की रसोई में पक रहा राशन भी उधार पर ही पहुंच रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से 2 महीने यानी अगस्त व सितंबर और केंद्र सरकार की तरफ से 5 महीने का मानदेय जारी नहीं किया गया है। राज्य के 14,200 सरकारी विद्यालयों में लगभग 28,400 कुक मिड डे मील में ड्यूटी कर रहे हैं। मासिक वेतन की बात करें तो प्रति कुक 7,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसमें से 1,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से तो वहीं 6,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। बजट जारी न हो पाने के कारण राशन और गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी उधार में करनी पड़ रही है। अगस्त व सितंबर के ईंधन और राशन के लिए बजट नहीं मिलने से कई स्कूलों में रसोई ठप होने के कगार पर पहुंच चुकी है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा के प्रधान जय भगवान का कहना है कि साल 2004 से लेकर अब तक स्कीम की दोनों मदों मानदेय और कुकिंग कॉस्ट की राशि कभी भी वक्त पर प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कई बार तो 3 से 6 महीने तक का भी समय लग जाता है। ऐसे में मार्केट से उधार सामान लेना पड़ता है, जिससे दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक रेट वसूलते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। इनमें से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल भर में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त जारी की जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यदि किसानों को इस योजना का लगातार लाभ चाहिए तो उन्हें फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करानी होगी। केंद्र सरकार ने कृषि विभाग को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में रफ्तार देने के लिए किसानों के दर पर जाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए रोस्टर बनाकर 24 अक्टूबर से पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी, पंचायत सहायक, जन सेवा केंद्र संचालक व गन्ना विभाग के कर्मी भी शामिल होंगे। यदि किसी किसान की खतौनी में कोई भी दिक्कत है तो वह मौके पर ही सही की जाएगी। केंद्र सरकार ने एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री देने की योजना बनाई है। इसमें किसान, उसकी जमीन का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड व उस पर बोई गई फसलों का विवरण डिजिटल रूप में संकलित किया जा रहा है। आधार कार्ड की तरह उनको 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित की जा रही है। इससे किसान डिजिटल रूप में अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। फार्मर रजिस्ट्री किसानों की डिजिटल डायरी होगी। फार्मर रजिस्ट्री के जरिए भविष्य में किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी बनवाने, जमीन बेचने व खरीदने, जमीन नामांतरण करवाने, लोन लेने, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सूर्य घर योजना, आयुष्मान योजना, डिजिटल वेरिफिकेशन व रिकॉर्ड अपडेशन आदि का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ताकि लोगों का खुली हवा में सांस लेना आसान हो जाए। यहाँ दिल्ली की तर्ज पर कृत्रिम बारिश की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। यहाँ दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी के कारण प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और यहाँ कुछ इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। गुरुग्राम में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण भी लागू हो चुका है, जिसके तहत होटल व ढाबों में कोयला जलाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो वहीं पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियों के संचालन पर भी रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर भी रोक रहेगी। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई धनराशि से 10 एंटी स्मोक गन मशीनों की खरीद भी की जाएगी। ये मशीनें पानी की बारीक बूंदों के जरिए हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को जमीन पर लाने में मददगार साबित होंगी। इससे प्रदूषण स्तर कम हो सकेगा। साथ ही कृत्रिम बारिश कराने की भी योजना है। त्योहारी सीजन पर यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। छठ पर्व पर अतिरिक्त भीड़भाड़ और यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे द्वारा कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों का सफर आसान हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के हिसार जिले से स्पेशल ट्रेन सेवा का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन के संचालन का हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के यात्रियों को भी फायदा पहुंचेगा। त्योहारी सीजन पर 26 अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रेन का संचालन राजस्थान के सीकर के रास्ते किया जाएगा। यह ट्रेन 5 मिनट के लिए सीकर जंक्शन पर भी ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 04736 कोटा के सोगरिया से शुरू होकर हिसार स्पेशल ट्रेन रात 10:10 पर सोगरिया से रवाना होकर सुबह 4:52 पर सिक्कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगे बढ़ते हुए सुबह 11:05 पर हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। ये ट्रेन बीच रास्ते में सवाई माधोपुर और जयपुर सहित 1 दर्जन से ज्यादा स्टेशनों पर ठहराव करती हुई आएगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक रोडवेज डिपो से 5 धार्मिक स्थलों के लिए एसी बस सेवा की शुरुआत की गई है। 5 धार्मिक स्थलों में मेहंदीपुर बालाजी, वृंदावन, हरिद्वार, सारासर बालाजी और हल्द्वानी के लिए एसी बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बसें प्रतिदिन इन धार्मिक स्थलों के लिए बस स्टैंड से रवाना होंगी और अगले दिन वापसी करेंगी। इन बसों के शेड्यूल की बात करें तो रोहतक से वृंदावन के लिए रोजाना दोपहर 1:20 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे वृंदावन से रोहतक के लिए चलेगी। रोहतक से वृंदावन के लिए प्रति व्यक्ति यात्री किराए की बात करें तो 357 रुपए निर्धारित किया गया है। ऐसे ही अन्य जगहों के लिए भी किराया तय किया गया है। ये किराया सामान्य बसों से मात्र 1.5 गुना के करीब अधिक है, लेकिन यात्रियों को इसमें एसी बस के आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा। रोहतक जीएम ने बताया कि हरिद्वार और वृंदावन रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। ऐसे में उनकी डिमांड पर एसी बस सेवा शुरू की गई है। हरियाणा के नूंह शहर में 3 दिवसीय तबलीगी जमात का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से मौलाना हजरत साद मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 25 अक्टूबर से तबलीगी जमात की शुरुआत हो जाएगी और ये कार्यक्रम 27 अक्टूबर तक चलेगा। इस जलसे में हिंदुस्तान के हर कोने से मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर कमेटी की तरफ से पुख्ता इंतजाम करवाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नूंह के पुनाहना खंड के तिरवाड़ा गाँव में तबलीगी जमात का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर करीब 10 से 12 एकड़ से अधिक जमीन पर टेंट लगाए
जा रहा है, इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसमें शौचालय, पार्किंग, वजूखाना, मेडिकल से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई हैं। तबलीगी जमात के लिए 1000 से ज्यादा वॉलंटियर की व्यवस्था की जा रही है। इसकी शुरुआत साल 1926 में हुई थी। इसे नूह के मेवात से ही शुरू किया गया था। इस जलसे में मुस्लिम समाज के बीच फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता है। जलसे में भाईचारा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा। युवाओं से अपील की जाएगी कि वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। जलसे के आखिरी दिन यानी 27 अक्टूबर को मुल्क के अमन, शांति और तरक्की की दुआ की जाती है। जलसे के अंतिम दिन अधिक भीड़ होगी। मुस्लिम समाज के लोग दुआ करते हैं कि कुदरत उनकी बुराइयों को माफ करके सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली की तरफ से फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे अपने लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच तय की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 अक्टूबर है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा के पंचकुला जिले में जल्द ही एक भव्य फिल्म सिटी बनने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी, जिस पर अब तेजी से काम हो रहा है। यह फिल्म सिटी पिंजौर सेक्टर 29 में 100 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। इस फिल्म सिटी का निर्माण 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 वर्ष पूर्व इस फिल्म सिटी की घोषणा की थी। ये फिल्म सिटी हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसके संचालन, रख रखाव और आय के स्रोतों की योजना पहले से ही तैयार की जा चुकी है। जैसे ही प्रोजेक्ट का काम अलॉट होगा, विभाग को रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अनुमान है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सालाना तकरीबन 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। इस आधुनिक फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। फिल्म सिटी में क्या क्या खास होगा तो आपको बता दें कि इंडोर और आउटडोर स्टूडियो, रेलवे स्टेशन का सेटअप, मंदिर और अस्पताल की सेटअप, सेंट्रल प्लाजा, गांव का सेट, प्राइवेट बोट सेट, रिकॉर्डिंग थिएटर, फोटोग्राफी स्टूडियो, सुंदर पार्क, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, 5 स्टार होटल और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम की व्यवस्था होगी। आज हमें हरियाणा की सिरसा मंडी से कुछ फसलों के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं। सिरसा मंडी में नरमा, कपास, धान के भाव जारी किए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नरमा के भाव की बात करें तो 6000 से 7311 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। कपास का भाव 6800 रुपए से लेकर 6900 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। गेहूं के भाव की बात करें तो 2475 से लेकर 2550 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। जौ के भाव की बात करें तो सिरसा मंडी में जौ का भाव 1800 रुपए से लेकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। बाजरा का भाव 1750 रुपए से लेकर 1875 रुपए प्रति क्विंटल का सिरसा मंडी में भाव चल रहा है। धान के भाव की बात करें तो धान 1509 का भाव 2600 से लेकर 2964 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1847 का भाव 2400 से 2580 रुपए प्रति क्विंटल का है। तो वहीं धान PB1 का भाव 2600 से 2750 रुपए प्रति क्विंटल और धान 1718 का भाव 2900 से 3060 रुपए प्रति क्विंटल का है। अब प्याज मंडी की बात करते हैं तो गन्नौर में प्याज का भाव 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। गोहाना में 1200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, गुड़गांव में 1000 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, हांसी में 1500 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कोसली मंडी में प्याज का ताजा भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल, पेहोवा में 1900 से 2410 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। रेवाड़ी मंडी में प्याज का ताजा भाव 1000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। तो वहीं उकलाना में 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल का ताजा प्याज का भाव रहा। सबसे ऊंचे भाव की बात करें तो हरियाणा की पेहोवा मंडी में जो कि 2410 और हांसी मंडी में 2500 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। कम आवक और ऊंचे भाव की बात करें तो हरियाणा के पेहोवा, कोसली और उकलाना मंडी रही, जिसमें कम आवक रही और भाव ऊंचे रहे। वहीं कम आवक और ऊंचे भाव वाली मंडियों में पेहवा और हांसी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनमें अभी बिक्री करने पर अच्छा मुनाफा संभव है। वहीं भारी आवक वाली मंडियों की बात करें तो गुड़गांव का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसमें दाम दबाव में होने की वजह से कम मिल पा रहे हैं। तत्काल बिक्री से बच सकते हैं और स्टॉक को सुरक्षित रख सकते हैं। दीपावली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 5677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो चुकी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपए घटकर 1,23,907 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी के दाम 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले चांदी 1,63,050 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो वहीं 14 अक्टूबर को चांदी
1,78,100 रुपए अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम की बात करें तो 1,13,499 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह की हरियाणा और देश दुनिया की सबसे पहले और सटीक न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।